हेलो साथियों, मैं जमीन सेंटर वाले भूगापुर के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग पढ़े थे बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री के अंतर्गत 2 क्लास हम लोग कर चुके थे। आज हमारी तीसरी क्लास हो गई। अब तीसरी क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ना है द्रव्य की अवस्था परिवर्तन। देखिए, अवस्था परिवर्तन का मतलब होता है द्रव्य, आप लोग समझे थे, जैसे ठोस अवस्था होती है, द्रव अवस्था होती है और गैस अवस्था होती है। आज इन अवस्थाओं का परिवर्तन, जैसे कोई चीज़ ठोस से द्रव में बदल जाए, द्रव से गैस में बदल जाए या गैस से ठोस पे बदल जाए, इस तरह की अवस्थाएं क्या होती हैं, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। लेकिन इसके पहले वाली क्लास में एक क्वेश्चन आपको दिया गया था, उसका आंसर हम लोग देखें। आप लोग ढूंढे भी होंगे, आंसर मिला भी होगा। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा था कि यदि सामान्य जल को हम ऊपर हवा में उछालते हैं तो वह फिर से नीचे आ जाता है, लेकिन अगर उसी जल को हम गर्म करते हैं तो वह वाष्प बन के जब ऊपर जाता है तो नीचे नहीं आता है, अर्थात वो वायु में मिल जाता है। किस कारण से होता है ये आपको ढूंढना था। तो इसका आंसर ये होता है कि जब सामान्य जल होता है उसको ऊपर की तरफ उछाला जाता है तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा स्थिर होती है, मतलब वो बढ़ती नहीं है। लेकिन जब आपका ये होता है, क्या बोलते हैं, पानी को गर्म किया जाता है तो उसके अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। और अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण जो हमारा द्रव होता है यानी जल होता है उसका आयतन बढ़ जाता है, और आयतन बढ़ जाएगा तो वो क्या करता है, वायु के अणुओं के साथ मिल जाता है। यानी आयतन बढ़ने के कारण वो वायु के अणुओं के साथ मिल जाता है। यही रीजन होता है कि सामान्य जल को ऊपर उछालने पर वह नीचे आ जाता है, लेकिन जब उस जल को गर्म करते हैं तो वाष्प बन के ऊपर जाता है तो नीचे नहीं आता है। ये हमारा आंसर था। अब इसमें आप लोग देखिए, अब हम शुरू करते हैं ये द्रव की अवस्था परिवर्तन। द्रव्य की अवस्था परिवर्तन। यहाँ पे देखिए, इसका अगर हम डेफिनेशन समझना चाहें तो किसी भी द्रव्य का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन ही उसकी अवस्था परिवर्तन कहलाता है। यानी ठोस से द्रव में बदल जाए तब उस द्रव्य की अवस्था परिवर्तन हो गया, द्रव से गैस में बदल जाए तो वो अवस्था परिवर्तन हो गया, गैस से किस में बदल जाए, द्रव में बदल जाए तब अवस्था परिवर्तन, द्रव से किस में बदल जाए, ठोस में बदल जाए तब अवस्था परिवर्तन, डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाए तो ये अवस्था परिवर्तन है, गैस से सीधे आपका ठोस में बदल जाए तो ये क्या है, अवस्था परिवर्तन है। अब यहाँ पे देखिए, एक बात होती है कि कोई भी किसी भी वस्तु की जो अवस्था परिवर्तन होती है उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा के ऊपर निर्भर करती है। अणु की गतिज ऊर्जा जितना ज़्यादा होगी वस्तु में अवस्था परिवर्तन उतना ही अधिक होता है। अगर किसी अणु की मान लेते हैं गतिज ऊर्जा कम है तो उसका अवस्था परिवर्तन जो होता है वो कम होता है। दूसरी चीज, ये जो होता है अवस्था परिवर्तन, ये ऊष्मीय ऊर्जा के कारण होता है। कोई भी अणु जितना तेज गति करता है यानी गतिज ऊर्जा उसकी जितना अधिक होती है उसका टेम्परेचर भी उतना ही ज़्यादा होता है, यानी ऊष्मीय ऊर्जा उसमें उतना ही ज़्यादा उत्पन्न होती है। देखिए, ऊष्मीय ऊर्जा यानी एक बात करें हम तापमान की, तापमान बढ़ता है, अगर गतिज ऊर्जा बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। और तापमान की परिभाषा क्या होती है आप लोग पूछिए। देखिए, गतिज ऊर्जा जो होती है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv², ये आपका किसका होता है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। तो यहाँ देखिए तापमान होता है, तापमान की परिभाषा बनती है किसी भी द्रव्य के समस्त अणुओं की गतिज ऊर्जाओं का जो औसत होता है उसी को हम क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। अब देखिए टेम्परेचर का हो गया, मान लेते हैं कोई ये हमारा एक पदार्थ है, 1 2 3 4 और 5, मान लेते हैं इसमें 5 अणु हैं और पांचों की जो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो पहले की काइनेटिक एनर्जी K1, दूसरे की K2, फिर तीसरे की K3, फिर इसकी K4 और K5, यानी 5 अणुओं की अलग अलग गतिज ऊर्जा है, K1 K2 K3 K4 और K5 है। तो इसका अगर टोटल टेम्परेचर है कि इस समय इस जो हमारा द्रव्य होगा, पदार्थ होगा, इसका तापमान कितना होगा, तो तापमान बराबर होता है अणुओं की गतिज ऊर्जाओं का औसत। अणुओं की गतिज ऊर्जा मतलब K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 प्लस K5 बटे 5, क्योंकि औसत के लिए फार्मूला होता है पदों की संख्या बटे पदों का योग। तो यहाँ पे पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो यहाँ पे पदों का योग मतलब जो आपकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी, जितनी भी गतिज ऊर्जाएं होती हैं सबका योग बटे कितनी काइनेटिक एनर्जी, 1 2 3
T4 और 5, तो इसका टोटल टेम्परेचर कितना होगा K1 + K2 + K3 + K4 + K5/5, ये इसका टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे ये तापमान की बात हो गई। और एक चीज होती है कि किसी भी वस्तु का जो अवस्था परिवर्तन होता है वो डिपेंड करता है उस वस्तु के जो अणु होते हैं उनके काइनेटिक एनर्जी और द्रव्यमान के तापमान के ऊपर। अब इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं। देखिए, आपको शरबत बनाते हो, शरबत में क्या करते हो, आप चीनी देते हो और पानी देते हो। पानी जो होता है, पानी में आप चीनी डाल के कुछ देर रख देते हो। अगर आप सीधे सीधे छोड़ दिए तो आप देखते हो कि वो चीनी जो होती है आपकी काफ़ी देर बाद होती है। लेकिन अगर उसी चीनी यानी जो शरबत बना रहे हो आप, चीनी और पानी में चीनी डालने के बाद आप उसको चम्मच से थोड़ा सा हिला देते हो तो क्या होता है, चीनी जल्दी घुल जाती है। क्या होता है रीजन, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हम लोग ये चीनी आप चीनी का कुछ कर लिए, इसमें पानी डाल दिए हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जब इनको हम चम्मच से हिलाएंगे इसको, तो इसमें जो अणु होंगे, जो चीनी के अणु होंगे, उनके अणुओं की जो ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। कि आप उसको गति देते हो, बाहर से ऊर्जा दोगे तो ये क्या होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो आप जानते हो उसका तापमान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी उसमें एक प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण जो चीनी हमारी ठोस अवस्था में है वो जल्दी से किस अवस्था में, द्रव की अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ये रीजन होता है कि अगर हम चीनी में शरबत बनाते समय पानी में चीनी डाल के सिंपल सा रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद चीनी घुलती है। लेकिन अगर उसको हम चम्मच से हिला देते हैं तो क्या होता है, जल्दी घुल जाते हैं। रीजन क्या होता है कि जब हम चम्मच से चीनी को हिलाते हैं तो क्या होता है, उसमें एक प्रकार की उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है जो क्या करती है, ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में परिवर्तित कर देती है। तो ये बात आपको याद रखना है। देखिए, अब यहाँ पे तापमान की बात हो गई, गतिज ऊर्जा की बात हो गई। अब हम लोग सीधे सीधे देखते हैं कि इसका अवस्था परिवर्तन क्या होता है। देखिए, जब कोई भी वस्तु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में, गैस से द्रव और द्रव से फिर से गैस में बदलती है, तो इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, द्रव्य की अवस्था परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक चीज यहाँ पे, अब ये किसी न किसी बात पर निर्भर करती है। एक बात आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर जगह पे प्राइमरी लेवल पे और हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी वस्तु की अवस्था परिवर्तन के समय उसका तापमान क्या होता है। यानी मान लेते हैं हम ठोस से द्रव में बदल रहे हैं, द्रव से गैस में बदल रहे हैं, इस टाइम इसका जो तापमान होगा वो क्या होगा। तो इसका ऑप्शन भी आपको मिलता है, लगातार बढ़ता है, लगातार कम होता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक चीज आपको याद रखनी है, किसी भी वस्तु की अवस्था परिवर्तन के समय उसका जो तापमान होता है वो नियत रहता है, स्थिर रहता है। सपोज दैट अगर हम मान लेते हैं बर्फ का टुकड़ा लेते हैं, ठीक है, अगर आप बर्फ का टुकड़ा लेते हो और इसको आप गर्म करते हो, अभी ये किस अवस्था में, ठोस अवस्था में, लेकिन अब इसको जब आप गर्म करना शुरू कर देते हो, ये मान लीजिए इसको हम लोग गर्म करते हैं, अगर ये गर्म करना शुरू करें तो ये मान लीजिए अभी 0 डिग्री से टेम्परेचर है, लेकिन आप 10 डिग्री सेल्सियस तक इसको बढ़ाते हो, इसका तापमान कितना कर देते हो, 10 डिग्री सेल्सियस। अगर 10 डिग्री सेल्सियस आप कर दिए तो ये आप देखोगे क्या होगा, धीरे धीरे पिघलना शुरू होगा, जो आपकी बर्फ है वो किसमें बदल जाएगी, द्रव में बदलना शुरू हो जाएगी। तो जब तक ये पूरा का पूरा ठोस जो है, जो आपका पूरा का पूरा बर्फ है, वो पिघल के पूरा द्रव में नहीं परिवर्तित हो जाएगा, तब तक इसका तापमान केवल 10 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। ऐसा मत सोच लेना कि अगर 2 मिनट तक इसको गर्म कर दिए तो तीसरे मिनट में ये 15 डिग्री हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब भी अवस्था परिवर्तन होते हैं, जब तक उस द्रव्य की पूर्णता अवस्था परिवर्तित नहीं हो जाती है, तब तक उसका तापमान क्या होता है, नियत रहता है। तो किसी भी वस्तु की अवस्था परिवर्तन के समय वस्तु का तापमान निश्चित होता है या नियत रहता है, स्थिर रहता है। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए जो आपका पदार्थ होता है इसकी जो अवस्था परिवर्तित होती है वो कुछ ताप पर निर्भर करती है, कितने टेम्परेचर पर वो पिघलता है, उस तापमान को क्या बोलते हो, या कितने टेम्परेचर पर वो द्रव से गैस में बदलेगा या गैस से द्रव में बदलेगा। ये इन सब चीज़ों को हम बोलते क्या हैं। देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, एक पॉइंट है गलनांक, दूसरा है क्वथनांक, तीसरा है द्रवणांक और चौथा है हिमांक। ये पॉइंट क्या होते हैं, ये बिंदु क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये चीज़ आप सीखिए। तो सबसे पहले देखिए गलनांक। गलनांक का मतलब है कि अगर आप ट्रिक से समझो तो इसको अगर तोड़ दें तो इसको हम लिख सकते हैं गलन धन अंक।
यही लिखोगे ना, गलनांक, इसी से मिलके बनेगा गलनांक। देखिए गलने का मतलब सामान्य भाषा में, जो देसी भाषा में बोला जाता है, पिघलना होता है। ठीक है, गलने का मतलब क्या होता है, पिघलना। तो यहाँ पे देखिए पिघलता कौन है, ठोस ही पिघलता है, द्रव थोड़ी पिघलेगा, नहीं गैस पिघलेगा। तो पिघलेगा क्या, ठोस पिघलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर की तरफ यही होता है गलनांक, ये आपका क्या है, गलनांक। यानी वायुमंडल के मानक दाब पर वह तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उस तापमान को ही हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। यानी सपोज दैट ठोस है, अभी जैसे हम बर्फ का एग्जांपल, ये बर्फ मान लेते हैं, हमारा बर्फ है, ठोस हमारी क्या है, बर्फ क्या है, हमारी ठोस है। तो इस अवस्था में अगर मान लेते हैं वायुमंडल का कुछ प्रेशर होता है, उसके अलावा एक नियत तापमान लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस। अभी यहाँ पे बर्फ कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ होगा, लेकिन अगर इसको हम गर्म करते हैं तो 10 डिग्री सेल्सियस, 9 डिग्री सेल्सियस तक ये नहीं पिघला, लेकिन जैसे ही तापमान आप 10 डिग्री सेल्सियस किए, इतने पर ये बर्फ किसने पिघलना शुरू कर, द्रव में पिघलना शुरू कर। तो कितने डिग्री, 9 डिग्री तक तो नहीं पिघला था, तो 9 उसका गलनांक नहीं होगा, लेकिन 10 डिग्री पर पिघलना शुरू हुआ, तो वही 10 डिग्री इसका क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाता। वही बात तो कह रहा है कि वायुमंडल के मानक दाब पर वह निश्चित ताप जिस पर ठोस किस अवस्था में, द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाती है, उस तापमान को हम क्या कहते हैं, गलनांक। तो अगर यहाँ पे इस एग्जांपल से इसका गलनांक कितना होगा, 10 डिग्री सेल्सियस होगा। ये हो गया गलनांक की बात। देखिए ट्रिक समझिए, गलन धन अन, गलन का मतलब पिघलना, पिघलेगा कौन, ठोस से द्रव में पिघलेगा, ठोस ही तो द्रव में बनता है, ठोस पिघल सकता है। तो यहाँ पे कह दिया हम कि वायुमंडल के मानक दाब पर वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस तापमान को हम गलनांक कहते हैं। इसी प्रकार से देखिए क्वथनांक। अब गलनांक के बाद दूसरा पॉइंट आपका क्या है, क्वथनांक। तो यहाँ पे अगर हम चित्र से देखें तो चित्र में आप देखो, चित्र में अब क्या है, द्रव से किसमें बदल रहा है, गैस में। तो सेम कंडीशन वही होगी, सेम परिभाषा होगी। वायुमंडल के मानक ताप पर वह ताप जिस पर कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। अब वही चीज मान लीजिए 10 डिग्री पर ये किसमें पिघला, द्रव में, क्योंकि 10 डिग्री पर अगर पिघलना शुरू हो गया तो इसका ताप क्या होगा, नियत रहेगा, और 10 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या करेगा, जब तक ये पूरा का पूरा जो बर्फ हम लिए हैं वो जल में नहीं परिवर्तित हो जाएगा, तब तक इसका तापमान बढ़ेगा नहीं, यानी 10 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अब 10 डिग्री सेल्सियस के बाद अब ये जल अवस्था में इसकी अवस्था हो गई द्रव की। अब 10 के बाद 11 या 12, 15 डिग्री सेल्सियस पर हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा द्रव है, जल है, वो किसमें पिघलना शुरू हो जाता है, बनना शुरू हो जाता है गैस में, यानी गैस बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि 15 डिग्री सेल्सियस होगा। यही इसका क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी आपको, ठीक है। यहाँ पे दो चीज की परिभाषा हम लोग पढ़ी। अब इसके बाद आते हैं द्रवणांक। देखिए अपोजिट साइड में फिगर बना है, यहाँ पे देखिए द्रवणांक। द्रवणांक का मतलब द्रव का अंक। यहाँ पे अगर इसको देखें तो देखिए द्रव, द्रव एक पॉइंट आपको मिल रहा है इस सेंटेंस में, द्रव। द्रव का मतलब किसमें, ऊपर की साइड पे होगा तो नीचे की तरफ चलना है। तो अब हमको बनाना क्या है, द्रव बनाना है। तो द्रव कहाँ से बनेगा, अब उल्टे साइड में चला है, तो वाष्प से किसमें बनता है, द्रव में बनाना है, यानी जल बनाना है। तो वायुमंडल के मानक ताप पर वह ताप जिस पर कोई वाष्प या कोई गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रवणांक कहते हैं। द्रवणांक देखिए ये चीज होता है, जैसे आप लोग गर्म कर रहे हो तो गर्म करते हो तो ये कंडीशन होती है, लेकिन जब नीचे की तरफ हम कोई चीज ठंडा करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे पिघलती है। ये क्या है, ये कंडीशन हम लिख सकते हैं गर्म करने पर है। ऊपर की तरफ की जो कंडीशन वो क्या है, गर्म करने पर, और नीचे की तरफ जो है वो क्या है, ठंडा करने पर। अगर इसको आप ठंडा कर रहे हो तो ये क्या होता है, ये चल रहा है, और गर्म करने पर ये स्थिति आ रही है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए बर्फ का टुकड़ा लिए, गर्म किए तो पिघल के किसमें पहुंचेगा, द्रव पानी बन जाएगा। पानी को गर्म करेंगे तो वाष्प बन जाएगा। लेकिन अभी जब देखिए, जब आप चाय या कुछ भी बनाते हो तो भगोने के ऊपर जो आप प्लेट रखते हो तो प्लेट में देखो पानी नहीं होता है, लेकिन नीचे से जब पानी वाष्प बन के ऊपर जाता है तो पानी क्या होता है, नीचे टपकता है। यानी वाष्प से इसमें बना, जल में बना। लेकिन अब उसी जल को अगर हम फ्रिज में रख देते हैं तो क्या बन जाएगा, ठोस यानी बर्फ बन जाता है। तो वही कहा गया है कि वायुमंडल के मानक तापमान दाब पर वह ताप जिस पर कोई वाष्प द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रवणांक कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए ये आपका लास्ट है हिमांक। हिमांक क्या होता है, हिमांक में देखिए एक चीज आपको मिल रहा है, हिम धन अंड। इसको आप तोड़ें तो हिम धन अंड। हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ।
हिम का अर्थ क्या होता है? बर्फ। तो देखिए बर्फ में अब क्योंकि दो कंडीशन हमारी जो थी, ये गर्म करने की थी और ये दोनों क्या है? ठंडा करने पर है। तो ठंडा आप जानते हो किससे? जल को ही ठंडा करोगे, बर्फ को और ठंडा थोड़ी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हिम यानी बर्फ बनाने का अंत। तो बर्फ क्या बनेगा? जल जो है वही तो आपका बर्फ बनेगा। तो वायुमंडल के मानक दाब पर वह ताप जिस पर कोई भी द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे हम क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये आपका क्या हो गया कि वायुमंडल के मानक दाब पर वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है उस ताप को हम क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। वायुमंडल के मानक दाब पर वह ताप जिस पर कोई गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है उसे द्रवणांक कहते हैं। वायुमंडल के मानक दाब पर वह ताप जिस पर कोई वस्तु द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित होती है उसे क्वथनांक कहते हैं। और वायुमंडल के मानक दाब पर वह ताप जिस पर कोई वस्तु ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है इसको हम गलनांक कहते हैं। उस टेम्परेचर को कहते हैं, उस अवस्था पर उस टेम्परेचर को, जैसे 10 डिग्री सेल्सियस पर ठोस से द्रव में बन रहा तो वो 10 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होगा। 15 डिग्री सेल्सियस पर अगर द्रव से गैस में बदल रहा है तो 15 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक होगा। फिर 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर वाष्प से मान लेते ठंडा करें तो आप ठंडा करने का मतलब कम टेम्परेचर रखोगे। मान लेते -10 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस, आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग 10 को लिए मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या कर रहा है? आपका वाष्प से जल बन रहा है तो 5 डिग्री सेल्सियस हमारा इसका द्रवणांक होगा। फिर -10 डिग्री सेल्सियस पर अगर ये बर्फ बन रहा है तो ये -10 डिग्री सेल्सियस का क्या होगा? हिमांक कहलाएगा। अब इसके बाद देखिए कुछ अवस्थाएं ऐसी भी होती हैं जिसमें ये सीधे सीधे क्या होती है कि बिना, देखिए आप यहाँ पे गर्म करने पर दूसरी अवस्था ठोस से द्रव में जा रहे हो, फिर गर्म करने पर इसमें जा रहे हो। लेकिन कुछ अवस्थाएं होती हैं जिसमें सीधे ठोस क्या होता है? गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। यानी ये लिखा जाता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है द्रव्य की वह अवस्था जिसमें वह ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इस अवस्था को ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी किसी भी द्रव्य की वह अवस्था जिसमें वह ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जबकि किसी वस्तु की वह अवस्था जिसमें सीधे वाष्प से ठोस में परिवर्तित हो जाता है उसे हम विक्षेपण कहते हैं। ये दो कंडीशन होती है। देखिए पहली चीज किसी वस्तु की वह अवस्था जिससे वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जबकि किसी वस्तु की वह अवस्था जिससे वह वाष्प से सीधे ठोस में परिवर्तित होती है उसे निक्षेपण कहते हैं। ऊर्ध्वपातन में एक एग्जांपल आप लोग देखिए कपूर का होता है। कपूर जानते हो ना आप लोग? कपूर देखिए पहले क्या होता है? एक ठोस अवस्था में होता है, लेकिन अगर उसको आप किसी कमरे में खुला छोड़ देते हो तो क्या होता है? बिना द्रव में बदले यानी बिना पिघले ही वो क्या होता है? पूरा का पूरा फैल जाता है, पूरे कमरे में उसकी महक फैल जाती है, यानी वो वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो गया। तो वो एग्जाम्पल किसका होता है? ऊर्ध्वपातन में, यानी द्रव में नहीं बदला, सीधे किसमें बदल गया? वाष्प में बदल गया। ये कंडीशन होती है ऊर्ध्वपातन की। उसी प्रकार से होता है आपका नौशादा भी एक पदार्थ होता है, वो भी सीधे ठोस से क्या करता है? द्रव में पिघल जाता है, सॉरी वाष्प में बन जाता है, तो उसकी भी अवस्था क्या होती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। देखिए अब इसके बाद यहाँ पे ये जो अवस्था परिवर्तन हुए वो किस बात पर निर्भर करते हैं, किस स्थिति के कारण अवस्था को परिवर्तित किया जाता है वो बातें। तो पहली चीज जो अवस्था परिवर्तन का पहला बिंदु होता है वो होता है दाब। ठीक है, किसी वस्तु पर प्रेशर लगाने पर उसकी अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कोई भी अवस्था, अगर मान लीजिए कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है तो प्रेशर लगा के दाब के द्वारा उसकी अवस्था को परिवर्तित किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप डीओ जानते हो, जो आपका सेंट होता है, इत्र होता है। इत्र जो होता है आप जानते हो गैस होता है। सेंट की जो आप यूज करते हो, परफ्यूम जिसको आप लोग बोलते हो, वो क्या होता है? एक गैस होती है। कभी भी आप देखो यहाँ पे अगर स्प्रे करते हो तो पूरे कमरे में फैल जाती है, दूर तक उसकी गंध जाती है, यानी स्पष्ट है वो क्या होता है? गैस होता है। लेकिन
जब उसको बोतल जो आपका परफ्यूम का बोतल होता है उसमें डालना होता है तो उस पर प्रेशर लगा के, या फिर सिलेंडर आपका होता है, सिलेंडर गैस सिलेंडर होता है ना, उसमें गैस भरी जाती है, तो प्रेशर के द्वारा इस गैस को क्या किया जाता है, उस बोतल के अंदर भरा जाता है। लेकिन गैस जब उस बोतल के अंदर जाती है तो आप उस डिओ यानी जो आपका परफ्यूम होगा उसकी बोतल उठा के देखो, जब उसमें सेंट हो उसको हिला के देखो तो उसमें जैसे पानी जैसा यानी द्रव जैसा आपको महसूस होता है कि द्रव जैसी आवाज आती है, यानी वो अवस्था किसमें बदल जाती है, जो आपकी गैस अवस्था थी वो किसमें बदल गई, द्रव अवस्था में, यानी द्रवणांक के कारण गैस से किसमें बदल दिया गया, उसको जल अवस्था यानी द्रव अवस्था में परिवर्तित कर दिया गया। तो कोई भी वस्तु होती है अगर आप उस पर प्रेशर डालते हो तो उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है। आप बर्फ का टुकड़ा ले लेते हो, अगर उसको काफी देर तक दबा के रखते हो तो क्या होता है, वो पिघल जाता है, यानी वो धीरे धीरे क्या होता है, पिघलना शुरू हो जाता है, द्रव अवस्था में बदल जाएगा। ये डिपेंड होता है पर अवस्था परिवर्तन किसके ऊपर डिपेंड होती है, दाब के ऊपर। दूसरा होता है तापमान, यानी कि टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर के कारण किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित किया जाता है। आप टेम्परेचर देख ही रहे हो, टेम्परेचर को आप बढ़ा देते हो तो किसमें बदल जाता है, ठोस से द्रव में बदल जाता है। फिर टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो द्रव से किसमें बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। गैस का टेम्परेचर कर दिए तो किसमें बदल गया, द्रव में बदल गया। फिर और टेम्परेचर कम किया तो किसमें बदल गया, ठोस में बदल गया। तो यानी जो वस्तु की अवस्था परिवर्तन होती है दो बातों पर निर्भर करती है, पहला होता है दाब यानी प्रेशर, दूसरा होता है तापमान यानी टेम्परेचर। इन दो बातों के कारण ही किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो आपका टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर होता है आपका बहुत अच्छी चीज होती है। टेम्परेचर से क्या होता है, किसी भी वस्तु का अवस्था परिवर्तन होता है। अब देखिए इसमें आज वीडियो आपका थोड़ा सा लंबी हो रही है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए एक टेम्परेचर में एक बात आती है गुप्त ऊष्मा की, यानी कोई भी व्यक्ति होता है, वस्तु होती है, उसकी अपने अंदर एक ऊष्मा नियत होती है जिसे हम गुप्त ऊष्मा यानी अंदर की इंटरनल टेम्परेचर जो होता है वो गुप्त ऊष्मा होती है। तो वहाँ पर गुप्त ऊष्मा के कारण क्या होता है, किसी भी वस्तु में अवस्था परिवर्तन भी होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज छोड़ के जा रहे हैं, इसका आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो क्वेश्चन हमारा होगा कि जब कोई व्यक्ति दौड़ता है तो उसके शरीर से पसीना निकलता है और पसीना निकलने के बाद व्यक्ति को ठंडक का अनुभव होता है, किस कारण से होता है। दूसरा क्वेश्चन होगा कि अगर आप गर्मी के दिनों में अपने छतों के ऊपर पानी भर देते हो तो कमरा आपका ठंडा रहता है, किस कारण से होता है। तीसरा आपका है गर्मी के दिनों में जो पानी होता है, मटके का पानी जो होता है वो अन्य यानी बाल्टी में जो पानी रहता है उसकी अपेक्षा जो होता है अधिक ठंडा होता है, क्यों होता है। ये आपको आंसर इसका ढूंढना है। देखिए एक आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, जो आपका पहला क्वेश्चन है उसका आंसर हम लोग बता दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति दौड़ता है तो उसको दौड़ने के बाद जब पसीना आता है तो पसीने के बाद आदमी को ठंडक क्यों लगती है। देखिए कोई व्यक्ति मान लीजिए दौड़ता है तो अंदर क्या होता है, अंदर से पसीना यानी अंदर ह्यूमन बॉडीज के अंदर क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, पानी होता है, जल होता है। जब आदमी के शरीर के अंदर जल होता है तो जल बाहर आता है और बाहर आने के बाद पसीना सूखता है। पसीना सूखे का मतलब वाष्प, द्रव से किस में बदल गया, आपका वाष्प में बदला। और वाष्प में बदलने के लिए आप जानते हो किसकी जरूरत होती है, टेम्परेचर की जरूरत होती है, या तो दाब चाहिए हो या फिर तापमान चाहिए। तो आप हमको मिलेगा क्या, तापमान। तापमान से तो उसकी अवस्था है द्रव से किस में बदलेगा, गैस में बदलेगा, वाष्प अवस्था में बदलेगा। तो सूखने के लिए क्या चाहिए होगा, तापमान। और वो ताप कहाँ से मिलता है, आपके शरीर के अंदर से। आपके शरीर की जो ऊष्मा होती है उस ऊष्मा के कारण जो आपका पसीना होता है वो वाष्प अवस्था में बदलता है। जब आपके शरीर से एनर्जी लॉस होगी यानी ऊष्मा जो होती है निकलती है तो आपकी ऊष्मा कम हो गई, अंदर की ऊष्मा कम हो गई, तो आपको ऑलरेडी क्या होगी, ठंडक का महसूस होगा, ठंडक आपको लगेगी। ये रीजन होता है कि व्यक्ति दौड़ता है तो पसीना निकलता है, पसीना निकलने के बाद जब पसीना सूखता है तो आदमी को ठंडक लगती है। क्यों, क्योंकि अंदर की जो मनुष्य के शरीर का जो तापमान, अंदर का तापमान होता है वो किस में बदल जाता है, द्रव से वाष्प में बदलने के लिए प्रयोग कर लिया जाता है। और जब आपके शरीर का तापमान कम हो जाएगा तो ऑलरेडी आपको क्या होगा, ठंडक लगेगी। तो बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेम मिलते जुलते हैं कि छतों के ऊपर अगर हम गर्मी के दिनों में पानी भर देते हैं तो कमरा हमारा ठंडा क्यों लगता है, या फिर घड़े में भरा हुआ पानी बाल्टियों में रखे हुए पानी की अपेक्षा अधिक ठंडा होता है, क्यों होता है। इसका आंसर आपको ढूंढना है, थोड़ा सा आप लोग भी प्रयास कीजिए और साथ में प्रैक्टिस कीजिए। बाकी जो बातें बची हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग पढ़ाई कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।